अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, विच इज़ अबाउट द एसेलुलर लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग क्विकली जो है वो रिवाइज करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड चीज़ हमारे पास इसमें आ जाती है स्टेटस ऑफ वायरस। स्टेटस ऑफ वायरस में हमारे पास ये शो करता है कि हमारे पास वायरस में कुछ लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। लिविंग कैरेक्टर्स हमारे पास ये है कि उसमें कहता है कि डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करते हैं। इनमें जो है वो इन्फेक्शन काज करने की एबिलिटी होती है, इरिटेबिलिटी भी करते हैं। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स में आ जाते हैं हमारे पास, कहता है कि ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये रिस्पायरेशन नहीं करते, एक्सक्रीशन भी नहीं करते, हमारे पास ये क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू लिविंग कैरेक्टर ऑफ द वायरसेस एक्सेप्ट। तो ऑप्शन पहले तीनों ऑप्शन में आपको डीएनए आरएनए रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन दे सकता है। ऑप्शन डी में क्रिस्टलाइजेशन दे सकता है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि क्रिस्टलाइजेशन एक हमारे पास ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो इस तरह से यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद हमारे पास इनकी डिस्कवरी की उसने बात की। डिस्कवरी में आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है कि हमारे पास वायरसेस को फर्स्टली जो है वो डिस्कवर किसने किया था, जस्ट दैट इज़ इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन हमारे पास इनको हम लोग दो तरह से हमारे पास क्लासीफाई करते हैं, एक मॉर्फोलॉजी की बेस पर और दूसरा इनके होस्ट की बेस पर। अब मॉर्फोलॉजी की बेस पर हमारे पास इनकी तीन टाइप्स हैं। एक स्फेरिकल वायरसेस होते हैं, कुछ टैडपोल होते हैं और कुछ रॉड शेप्ड होते हैं। अगर हम लोग पोलियो वायरस की बात करें तो ये स्फेरिकल शेप होता है। अगर हम लोग बैक्टीरियोफेज की बात करें तो हमारे पास टैडपोल शेप होता है। और अगर हम लोग टीएमवी टोमैको मोज़ैक की बात करें तो हमारे पास ये रॉड शेप्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास कह सकता है कि द शेप ऑफ पोलियो वायरसेस, तो वो स्फेरिकल शेप होता है। बैक्टीरियोफेज का भी पूछ सकता है। इस तरह से ये आप लोगों ने अपने ध्यान में लाजमी रखना है। दूसरी क्लासिफिकेशन हम लोग होस्ट की बेस पर करते हैं। ठीक है, यानी कि ये रहते कहाँ पर हैं। कुछ हमारे पास प्लांट्स वायरसेस होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफेज होते हैं। जो प्लांट्स पर जो है वो पैरासाइट्स करते हैं उनको हम लोग एनिमल वायरस प्लांट्स वायरस कहते हैं। जो एनिमल पर पैरासाइट करते हैं उनको हम लोग एनिमल वायरस कहते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज पर करते हैं तो उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एनिमल वायरस में देखें तो हमारे पास दो तरह के वायरस हैं, एक पोलियो और एक स्मॉल पॉक्स। इनको हम लोग फर्दर आगे जाकर जो है वो डिटेल में देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं तो इनके हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज हमारे पास ये ओब्लीक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्लीक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। बैक्टीरियोफेज, HIV या फ्लू वायरस का भी कह सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज हमारे पास है वो ओब्लीक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, जो आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। साइज़ इनका पता हो आप लोगों को 24 to 200 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। फर्दर हेड का पता हो कि लाइक एक्वाहेड्रल होता है, यानी कि एक्वाहेड्रल से कहते हैं जिसमें हमारे पास 20 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज है उसमें कितने फेसेस होते हैं। तो उसके 20 फेसेस होते हैं। बाकी ये फिलामेंटस होता है, न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर हेड में प्रेजेंट होता है। और हेड हमारे पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बीच में तो फॉलोइंग एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो हमारे पास हेड जो है वो एक्ट कर होता है एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। टेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोगों को पता हो कि इसमें बहुत से हमारे पास कहते हैं कि मैनी हैव टेल्स, हॉलो ट्यूब होती है, वेरिएबल साइज़ होता है, बेस प्लेट प्लस टेल फाइबर्स होता है और कुछ अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें ऐसा कोई एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने जस्ट इसका साइज़ याद रखना है और हेड का याद रखना है कि हमारे पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है और इसके 20 फेसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये ओब्लीक इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जस्ट बैक्टीरियोफेज में से याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास HIV आ जाता है। HIV का आप लोगों को सबसे पहले पता हो कि ये रेप्लिकेशन नहीं करता। दूसरी चीज़ ये, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब हमारे पास जो है वो इसमें कुछ डिफरेंट जो है वो प्रोटीन्स उन्होंने दिए हुए हैं और बताया कि किस प्रोटीन का क्या फंक्शन है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास इसमें जो स्पाइक्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास इसमें HIV में कितने स्पाइक्स होते हैं। तो HIV में हमारे पास 72 स्पाइक्स होते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रोटीन GP120 होता है और GP41 होता है, ये मैट्रिक्स बनाता है। जो प्रोटीन 17 होता है ये भी मैट्रिक्स बनाता है। GP120 और GP41 ये स्पाइक फॉर्मेशन करते हैं और P17 हमारे पास ये मैट्रिक्स बना रहा होता है। ये बिल्कुल ये पॉइंट नंबर 1 में आप लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि GP120 और GP41 ये स्पाइक्स बना रहे होते हैं, GP17 हमारे पास मैट्रिक्स बना रहा होता है और P जो है वो P24 हमारे पास उसका कोर बना रहा होता है।
ये लाजमी आता है, ये आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ से आप लोगों ने जहन में रखनी है। चौथी चीज़ है कि हमारे पास ये सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करते। अब यहाँ पर जो है वो इनका जो कोर होता है जिसको P24 बना रहा होता है, उसमें फर्दर हमारे पास 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कोर में प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं या स्पाइक्स में होते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे पास एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन कोर ऑफ द HIV वायरस। तो कोर में फर्दर हमारे पास इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, एंटीग्रेज होता है और प्रोटीएज होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द कोर ऑफ HIV वायरस एक्सेप्ट, तो चौथा एंजाइम आपको कोई भी दे सकता है, तो आप लोगों ने उसको सिलेक्ट करना होगा। लिहाजा आप लोग इन 3 एंजाइम्स को अपने जहन में रख लें कि हमारे पास कोर में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एंटीग्रेज होता है और प्रोटीएज होता है। अब हमारे पास दूसरी बात कहता है कि इसमें HIV में आप लोगों ने याद रखना है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, ठीक है। फ्लू वायरस का आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 8 होते हैं, ठीक है। HIV में 2 होते हैं और फ्लू वायरस में आगे जाकर मैं आपको वो भी बताऊंगा, उसमें 8 RNA स्ट्रैंड होते हैं। अब जो है हमारे पास रेट्रो वायरसेस भी कुछ होते हैं जिसको हम लोग लेंटी वायरसेस भी कहते हैं। इनमें कॉम्प्लिकेशन जो रेप्लिकेशन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनमें 9 जीन्स होते हैं, उन 9 में से हमारे पास 3 जीन्स हमारे पास स्ट्रक्चरल होते हैं और बाकी 6 हमारे पास फंक्शनल होते हैं। इसमें जो है वो इन्फेक्शन काज करने की एबिलिटी होती है, न्यू कॉपीज प्रोडक्शन। अब यहाँ से जस्ट आप लोगों ने सबसे पहले ये याद रखना है HIV में कि हमारे पास ये सेल्फ रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज़ है हमारे पास GP120 और GP141 हमारे पास स्पाइक्स बना रहे होते हैं, P17 हमारे पास मैट्रिक्स बना रहा होता है, P24 हमारे पास कोर बना रहा होता है और कोर में हमारे पास आगे 3 एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स के नाम आपको याद हो, RNA के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं HIV में और टोटल 9 जीन्स होते हैं। 2 RNA के स्ट्रैंड होते हैं और 9 जीन्स होते हैं, 9 जीन्स, ठीक है। इन 9 में से 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं और बाकी जो 6 हैं हमारे पास वो फंक्शनल होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स आपको पता हो, गैग, पोल एंड GAG, POL एंड ENV, ये तीनों आपको पता हो। समटाइम्स ये भी वो MCQ पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ HIV, तो ये आपको पता हो गैग, पोल और ENV जो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है वो फ्लू वायरस है। कहता है कि वैरायटी ऑफ द शेप्स राउंड, बॉल, लॉन्ग, स्फेरिकल, स्पैगेटी, 5 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। जस्ट आप लोग इसमें याद रखो कि 5 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनको इन्वेलप्ड वायरस भी कहा जाता है। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस आर इन्वेलप्ड वायरसेस, तो फ्लू वायरस हमारे पास इट इज़ इन्वेलप्ड वायरस है। इसमें हमारे पास 8 पीसेज ऑफ RNA होते हैं, जबकि मैंने आपको पिछले HIV में बताया था कि उसमें हमारे पास 2 RNA के पीसेज होते हैं। फ्लू वायरस में हमारे पास 8 पीसेज होते हैं RNA के। सेगमेंटेड नेचर ऑफ द RNA, हाइब्रिड प्रोग्रामिंग, इसमें 2 GPS सिस्टम होता है, HA और NA होता है। HA हमारे पास इसको हीमोग्लूटिन कहते हैं और NA को न्यूरोएमाइनेडेज कहते हैं। जो HA होता है ये जो है वो लिपिड का इन्वेलप होता है और हमारे पास न्यूरोएमाइनेडेज हमारे पास ये इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अच्छा, HA हमारे पास जो है ये पोर्ट शेप ट्रायंगुलर है और NA हमारे पास जो है मशरूम शेप्ड स्पाइक है। जस्ट आप लोगों ने फ्लू वायरस में यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास इसमें 5 प्रोटीन्स होते हैं, ये इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, उसको भी जोड़ें, स्फेरिकल को भी जोड़ें। 5 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, इन्वेलप्ड वायरसेस हैं, 8 पीसेज ऑफ RNA इसमें होते हैं और फर्दर इसमें हमारे पास आप लोगों ने यही याद रखना है कि इसमें हमारे पास 2 GPS सिस्टम होता है। उसमें हमारे पास हीमोग्लूटिन आता है और न्यूरोएमाइनेडेज आता है। हीमोग्लूटिन हमारे पास ये पोर्ट शेप ट्रायंगुलर होता है और जो NA होता है ये मशरूम शेप्ड स्पाइक होता है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ से यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी लेंटी वायरसेस की। ये HIV में देखो रेट्रो वायरस आ गए, उसने ब्रैकेट में लिखा लेंटी वायरस, इसके बारे में बात करते हैं, ये भी समटाइम्स आ जाता है। अब लेंटी वायरस हमारे पास इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, SIV, FIV, विजना एंड CAEV। अब इसमें से अक्सर जो है वो पूछ लेते हैं आपसे कि कैट्स में कौन सा वायरसेस होता है, तो कैट्स में FIV होता है। अब देखो यहाँ पर उसने जो है वो लिखा हुआ है SIV सैमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस, FIV फिलाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, विजना वायरस। लाइक इनके नेम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को पता हो कि हमारे पास ये कौन सा वायरस कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। मंकी में SIV होता है, कैट्स में FIV होता है, विजना हमारे पास ये शीप्स में होता है और गोट्स में हमारे पास CAEV वायरस होता है।
ये 4 वायरसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। समटाइम्स आ जाता है कि हमारे पास जो है वो कैट में कौन सा वायरस होता है तो वो FIV होता है, मंकीज़ में कौन सा होता है वो SIV होता है। ये आप लोग अपने पास लिख के भी रख लें और या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ये आ रहे होते हैं MCQs में। यहाँ पर जो है वो लास्ट एक चीज़ देखते हैं, कहते हैं कि पैरासाइटिक नेचर ऑफ द वायरसेस इवेंट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स अवॉइड द फैगोसाइट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द कैप्सूल प्रोटीन्स एंड फाइब्रिन एक्सेट्रा कवर बाय द होस्ट प्रोटीन्स, हायर म्यूटेशन रेट इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि हमारे पास हायर म्यूटेशन रेट कौन से वायरस में होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस में हमारे पास हायर म्यूटेशन रेट जो है वो पाया जाता है। तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है वायरसेस और उसका होस्ट। कहते हैं कि नो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक एंट्री मेथड एंट्रेंस मेथड एंड द विक्टिम लोकेशन डिफरेंट सेल स्टेजेस मार्किंग प्रोसेस सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ नहीं आया सच इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर हमारे पास वायरसेस एंड होस्ट में आता है बैक्टीरिया ईटर्स। कहते हैं कि वन फेज वन स्ट्रेन स्पीशीज़, इसमें भी कुछ भी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने जो है वो लाइफ साइकिल से इसके याद रखने हैं। हमारे पास 2 तरह के लाइफ साइकिल्स होते हैं वायरसेस में, एक को लिटिक साइकिल कहते हैं और दूसरे को लाइसोजेनिक कहते हैं। अब लिटिक साइकिल हमारे पास इसको जो है वो दूसरा नाम देते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। हमारे पास जो लिटिक साइकिल होता है जिसमें ब्रेकिंग डाउन हो रही होती है उसको हम लोग जो है वो मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है उसको हम लोग होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कह रहे होते हैं, वो हम लोग आगे जाकर देखते हैं। अच्छा, जो लिटिक साइकिल है इसको मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अटैचमेंट होती है, रिसेप्टर साइट्स पर लाइसोजाइम आता है, वो सेल वॉल को ब्रेक करता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एंट्रेंस होती है, DNA जो है वो इंजेक्ट करता है वायरसेस, कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, फेज फॉर्मेशन, बैक्टीरियोसाइल रैप्चर एंड इन्फेक्शन टू द न्यू बैक्टीरिया। अब ये इम्पॉर्टेंट है। अब इन हेडिंग्स के अंदर बुक में डिटेल है, लेकिन वो डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर उसने क्वेश्चन दिया भी ना, MCQ दिया भी पहले, तो वो बोलेगा कि आप लोग बताओ कि मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कौन सा किस साइकिल को कहा जाता है, तो वो से लिटिक साइकिल का कहते हैं। सेकंड उसका जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वो कह सकते हैं कि आप स्टेप्स बताओ सीक्वेंस में, या कौन सी सीक्वेंस जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द लिटिक साइकिल। तो लिटिक साइकिल में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो वायरस अगर अटैच करता है उसके बाद अपना DNA एंटर करता है, यानी कि अटैचमेंट, एंट्रेंस, कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, यानी कि वो सेल की वो मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद हमारे पास अपना फेज बनाता है और जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसको रैप्चर करता है और इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, टोटल हमारे पास इसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। तो ये भी आप लोगों ने जहन में रखने हैं। दूसरा हमारे पास जो साइकिल है वो लाइसोजेनिक साइकिल है। अब इस पर इसको होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन इनटू द होस्ट DNA पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और लाइसोजेनिक से लिटिक साइकिल। जस्ट सिंपल आप लोगों ने जो है वो इसमें से इन दोनों साइकिल्स के दूसरे रिलेशनशिप्स याद रख लेने हैं कि लिटिक को हम लोग मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं, लाइसोजेनिक को हम लोग होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप कह रहे होते हैं, और लिटिक साइकिल में फर्दर जो इसके जो स्टेप्स हैं 6 उनकी सीक्वेंस आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। दूसरा उसके बाद हमारे पास जो है वो सेल्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूजफुल वेक्टर DNA कैरियर एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया ऑन मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एड्स एंड HIV इन्फेक्शन आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इजी है, लेकिन जो एग्जामिनर्स होते हैं ये उनका बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, इसमें से वो MCQ लेकर आते हैं। अब एड्स कहता है कि ये हमारे पास बेसिकली इट्स अमीनो क्या कहते हैं, अभी हमारे पास जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है वो वीकन्स कर रहा होता है, उसको वीक कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कि ये इन्फेक्शन का काज कर रहा होता है, वेट लॉस का होता है, कैंसर काज कर होता है, फिर वेट लॉस, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा के डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं वो काज कर रहा होता है। अब इसमें हमारे पास फर्दर इम्यून सिस्टम में हमारे पास उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो डैमेज कर रहा होता है और फंक्शन भी डैमेज कर रहा होता है। और HIV हमारे पास ये वेरी स्ट्रॉन्ग वायरस होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है T सेल्स को और इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है। इसमें हमारे पास इसकी वजह से जो डिजीज़ काज होती हैं उनको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास डिजीज़ जो HIV की वजह से काज होती हैं या एड्स में काज हो रही होती हैं, तो उनको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का कह रहे होते हैं।
लिम्फोसाइट्स इसमें हमारे पास जो है वो बी सेल्स होते हैं और कुछ टी सेल्स होते हैं। जो बी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडीज़ इनमें होती हैं, और जो टी सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैक कर रहे होते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ पर अटैक करते हैं और टी सेल्स डायरेक्टली अटैक करते हैं। अब टी सेल्स फर्दर हमारे पास जो है वो इसमें दो सेल्स आ जाते हैं, टी हेल्पर और टी किलर। टी हेल्पर क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपल एंटीजन को रिकग्निशन करते हैं, और जो टी किलर होते हैं ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सिंपल आप लोगों ने जो है वो HIV और इसमें से याद रखना है कि हमारे पास ये इम्यून सिस्टम के रिलेटेड हमारे पास ये इन्फेक्शन है, यानी कि उसको वीक कर रहा होता है। ये इम्यून सिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस होता है, ये टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसकी वजह से जो डिजीज़ काज हो रही हैं तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। फर्दर इसमें हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, और टी सेल्स हमारे पास ये वो सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब टी सेल्स फर्दर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टी के हेल्पर और टी किलर। टी हेल्पर जो है वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और टी किलर जो है वो एंटीजन को किल करते हैं, नेम से इंडिकेट हो रहा है। उस पर हमारे पास फर्दर जो इसमें आता है वो है लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अब इसमें आप लोगों का पहला जो वो है आप लोगों के पास बाइंडिंग या फ्यूजन। अब CD4 प्रोटीन्स जो है वो होते हैं, और CD4 प्रोटीन्स और उसके साथ जो है वो स्पाइल इंट्रैक्शन और RNA रिलीज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास RNA ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें हमारे पास RNA जो है वो कोड DNA में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन इनटू द बोथ होस्ट रेटिकुलस और प्रो वायरसेस में होता है। अच्छा, यहाँ से जो है वो आप लोगों ने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है लाइफ साइकिल ऑफ HIV में। जस्ट सिंपल वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास स्टेप्स बताएं, आप सीक्वेंस बताएं। तो पहले बाइंडिंग या फिशन होती है, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, उसके बाद इंटीग्रेशन होती है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होती है, फिर उसके बाद असेंबलिंग होती है, उसके बाद बर्डिंग एंड न्यूट्रिशन जो है वो हो रही होती है। ठीक है, फर्दर इसमें आगे हेडिंग्स के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल आपको वो क्वेश्चन कर सकता है कि आप लोग करेक्ट सीक्वेंस बताएं ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV, कि वो कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पे जो है वो एंड होता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास बाइंडिंग या फ्यूजन का होता है, दूसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरा इंटीग्रेशन, चौथा हमारे पास जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उसके बाद असेंबलिंग होती है, और उसके बाद हमारे पास बर्निंग एंड नेचुरेशन होती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लाइफ साइकिल ऑफ HIV। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है जी HIV का। फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिम्टम्स अपीयर बिटवीन द 6 वीक्स टू 3 मंथ्स। सिम्टम्स क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास HIV का जो सिम्टम्स होते हैं वो कब अपीयर होते हैं। वो 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक अपीयर होते हैं। अर्ली फ्लू लाइक सिम्टम्स, इसमें फीवर, रैश, मस्कुलर एचेस, स्वेलन लिम्फ नोड्स एंड ग्लैंड्स। मोस्टली asymptomatic HIV test, infection progress and increasing the ileus, no treatment, AIDS 8 to 10 years of infection slowed down by medication। अच्छा जी, जस्ट आप लोग सिम्टम्स में ये याद रखें कि हमारे पास सिम्टम्स अपीयर कब होते हैं। दूसरी बात ये याद रखें कि हमारे पास जो है वो ये एसिम्प्टोमेटिक जो होता है, लाइक इसमें मोस्टली सिम्टम्स जो है वो अपीयर नहीं हो रहे होते। अगर हो भी तो वो कौन से होते हैं, फीवर, रैशेस, मस्कुलर एचेस, स्वेलन लिम्फ नोड्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ है में रखें कि हमारे पास इसमें किसी भी किस्म की प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होती। जस्ट हम लोग मेडिकेशंस को यूज़ करके इसको जो है वो स्लो डाउन कर रहे होते हैं, ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता। और बाकी इसमें कुछ नहीं है सिम्टम्स में। दूसरी हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ आ जाती हैं, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो डिजीज़ जो हमारे पास जो है वो HIV काज कर होता है, उसको हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कह रहे होते हैं। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ हमारे जो होती हैं हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि हमारे पास ये इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक कर रही होती हैं। अब सिम्टम्स क्या है इसमें, हमारे पास विजन लॉस, पल्मोनरी TB, ट्यूबरक्लोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ द ब्रेन, severe बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकरेंट निमोनिया, नर्व डैमेज, ब्रेन इम्पेयरमेंट। साइंस क्या है, ट्रबल थिंकिंग, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, द बैलेंस, बिहेवियर चेंजेस। सिंपल आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज एक्सेप्ट। तो इन दिस एंड दैट आप लोगों ने जस्ट इनके नेम्स याद रखने हैं कि हमारे पास इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, तो बाकी जो है वो आप लोग इजीली उस MCQ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें से ऐसा और कोई भी MCQ आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट में इसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई भी वैक्सीन यूज़ नहीं होती। मेडिकेशन हम लोग यूज़ करके जैसे इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, तो हमारे पास कहता है कि स्लो प्रोग्रेस ऑफ इन्फेक्शन, स्प्रेस द HIV, रिस्टोर द इम्यून फंक्शन एंड
एंटी रेट्रोवायरल मेडिकेशंस, हार्ट और कॉकटेल। हाँ, हार्ट आप लोग इस ट्रीटमेंट में जस्ट ये याद रखो कि हम लोग जो है वो हार्ट और कॉकटेल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं टू स्लो डाउन द HIV इन्फेक्शन। ये अक्सर MCQ आ जाता है, हार्ट HAART एंड कॉकटेल, ये आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है। प्रिवेंशन में HIV स्प्रेड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों ने हार्ट का याद रखना है ट्रीटमेंट में, ऑपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ में इसके जस्ट डिजीज़ के नेम्स याद रखने हैं, और सिम्टम्स में ये याद रखना है कि हमारे पास सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स के अंदर जो हमारे पास सिम्टम्स अपीयर हो रहे होते हैं। और इसमें जस्ट ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होती, जस्ट हम लोग मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं और उसको स्लो डाउन कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वहाँ जाता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस बेसिकली है क्या, अक्सर हमसे कहता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज़ कॉल्ड, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हमारे पास इट इज़ अ हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस हमारे पास 3 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C। ठीक है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हेपेटाइटिस A है, कहते हैं कि मोस्ट कॉमन फॉर्म्स इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म इन चिल्ड्रन। तो आप लोगों ने बोलना है कि हेपेटाइटिस A जो है वो ये बच्चों में पाया जाता है। इसको हमारे पास जो है वो HAV काज करता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट होता है स्टूल्स में, माइल्ड फ्रॉम अननोटिस्ड शॉर्ट लाइव्ड इलनेस 6 मंथ, नो क्रोनिक इलनेस, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 weeks, नो एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंड आया। अच्छा, यहाँ से जस्ट आप लोगों ने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि ये चिल्ड्रंस में होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको जो काज कर होता है उसको हम लोग HAV वायरस कहते हैं। अब ये बिल्कुल लास्ट पे देखें HAV वायरस का उसने लिखा है कि जो HAV वायरस है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। 2 चीज़ें होंगी, एक तो ये चिल्ड्रंस में होता है, दूसरा ये जो HAV वायरस होता है जो हेपेटाइटिस A काज कर रहा होता है ये नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 2 to 6 वीक्स होता है। जस्ट ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से याद रखने हैं। हेपेटाइटिस B पर आते हैं, कहते हैं कि ये सीरम हेपेटाइटिस होता है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द सिम्टम्स कैन कॉज द लिवर कैंसर स्प्रेड बाय द बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड, स्लाइवा, यूरिन, टीयर, वेजाइनल फ्लूइड्स। इंक्यूबेशन पीरियड उसके लिए लिखा है कि हमारे पास 2 to 20 वीक्स होते हैं। और ये इन्वेलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होता है। अब इसमें से भी आप लोगों ने 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमारे पास पहली बात तो ये कि हमारे पास ये लिवर कैंसर काज कर रहा होता है, हेपेटाइटिस B। ठीक है, इसको सीरम हेपेटाइटिस B कहते हैं और ये लिवर कैंसर काज कर रहा होता है। दूसरी चीज़ वही कि ये जो HBV वायरस होता है जो कि हेपेटाइटिस B काज कर रहा होता है, ये बिल्कुल लास्ट में आप लोग देखो लिखा हुआ है डेवलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। तो बिल्कुल ये एनवेलप्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ठीक है, ये अक्सर MCQ में आता है कि HBV इज़ एनवेलप्ड वायरस, नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। और तीसरी चीज़, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 4 to 20 वीक्स होता है। हेपेटाइटिस A का क्या था, वो 2 to 6 वीक्स था। हेपेटाइटिस B का 4 to 20 वीक्स था। हेपेटाइटिस A जो था, जो HAV जिसको काज कर रहा था, ये हमारे पास नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस था। और जबकि HBV हमारे पास ये एनवेलप्ड वायरस था, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस था। ठीक है, हेपेटाइटिस C की बात करते कहते हैं सिम्टम्स सिमिलर टू A and B। क्रोनिक लिवर डिजीज़, इसमें भी हमारे पास लिवर डिजीज़ काज हो रही है। कहते हैं कि स्प्रेड ऑफ HCV, शेयर नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन मदर टू न्यू बर्न, सेक्चुअल कॉन्टैक्ट्स। इंक्यूबेशन पीरियड लिखी है उसने 2 to 26 वीक्स एंड एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस। सिंपल इज़ दैट। आप लोगों ने अब इनका डिफ्रेंशिएट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तीनों वायरसेस में एक ही चीज़ आप लोगों ने जो है वो देखनी है। पहली बात है कि इन तीनों वायरसेस का जो है वो मोस्ट कॉमन ये किधर होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस है हमारे पास चिल्ड्रंस में होता है। हेपेटाइटिस B जो है वो ये सीरम हेपेटाइटिस इसको कहते हैं और कि लिवर कैंसर काज कर रहा होता है। और हेपेटाइटिस C भी जो है वो क्रोनिक लिवर डिजीज़ काज कर रहा होता है। अब HAV जो है हमारे पास ये नॉन एनवेलप्ड RNA वायरसेस है। जो HBV है ये DNA वायरसेस है। और HCV ये भी RNA वायरस है। यानी कि सिर्फ B जो हमारे पास जो है ये DNA वायरस है, बाकी A और C दोनों हमारे पास ये RNA वायरसेस है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको इन तीनों का याद होना चाहिए। अब हमारे पास जो हेपेटाइटिस A है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 4 वीक्स है। हेपेटाइटिस B का इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास 4 to 20 वीक्स है। और हेपेटाइटिस C का हमारे पास जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 to 26 वीक्स है। तो जस्ट आप लोगों ने ये 3 चीज़ें इन तीनों वायरसेस में से याद रखनी है। तो इसके अलावा कोई और MCQ आने के चांसेस नहीं होते, मैक्सिमम यही MCQ आ सकते हैं। अब डायग्नोसिस हमारे पास ब्लड टेस्ट की करवाई जाती है। प्रिवेंशन हमारे पास कहते हैं गुड हाइजीन, एक्स्ट्रा केयर वाइल द ड्रिंकिंग द स्विमिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट में
हेपेटाइटिस ए में किसी भी किस्म की मेडिकेशन नहीं होती, हेपेटाइटिस बी में मेडिकेशन देते हैं। हेपेटाइटिस सी में कहता है कि 2 मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, 1 ड्रग फॉर एडल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स, 50% एलिमिनेशन ऑफ द वायरसेस। जस्ट इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अगर हेपेटाइटिस में से MCQ आता भी है, पहली बात तो ये कि वो आपको से पूछेगा कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर किसे कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हमारे पास हेपेटाइटिस को कहते हैं। और फर्दर इसमें जस्ट आपको हेपेटाइटिस A, B और C का पता हो, उसमें से जो 3 चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करके बताई हैं वो आप लोगों को पता हो, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास कुछ वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो बायोलॉजी का सेक्शन है, अगर हम लोग मैं MUCAT की स्पेसिफिकली बात करूँ तो टोटल 35 MCQ है, और चैप्टर हमारे पास 27 है। तो वो क्या करेगा, हर एक चैप्टर में से एक MCQ उठाएगा, पीछे आप लोगों के पास 8 MCQs बच जाते हैं। अब वो 8 MCQs कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वहाँ से उठाता है। अब ये वायरसेस वाला चैप्टर इसमें से मोस्टली वो एक या 2 MCQs ही उठा रहा होता है, मोस्टली एक MCQ आ रहा होता है, और अगर एक MCQ आता है तो फिर तो वो लाइक डिजीज़ और इन चीज़ों में से ही देगा। ये जो वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, हर्पीज़ और ये चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से जो हम लोग पहले वायरसेस कर आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इनको जो है वो थॉरली देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे पास जो वायरल डिजीज़ है उसमें हमारे पास पहले आ जाती है हर्पीज़। हर्पीज़ ये हमारे पास ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एक्सेप्ट, तो एक में उसने आपको हर्पीज़ दिया होगा, एक में उसने HIV दिया होगा, तीसरा ऑप्शन कोई और दिया होगा, चौथे में उसने ऑल ऑफ दीज दिया होगा। तो हमारे पास ये तीनों जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी डिजीज़ हमारे पास ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब हर्पीज़ को HSV1 काज कर रहा होता है और HSV सही है। अब इसमें हमारे पास हर्पीज़ में होता क्या है, हमारे पास जो है वो ब्लिस्टर्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं और पेन होता है, कोल्ड सोर अराउंड द माउथ, समटाइम्स नो सिम्टम्स, नो क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर, डिजीजेज, डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंटली लिमिट मेडिकेशंस, सिम्टम्स में पेन, टर्मिनल फीवर, हेडेक, बम्प्स एंड ब्लिस्टर्स ऑन द पार्ट्स, वेजाइना, पीनस, स्क्रोटम, ब्लिस्टर्स और दैट लॉस फॉर 3 वीक्स। ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स और प्रिवेंशन में कहता है कि अवॉइड द अनहेल्थी। जस्ट सिंपल इज़ दैट, आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि ये हर्पीज़ एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसमें हमारे पास बम्प्स और ब्लिस्टर्स जो है वो अपीयर होते हैं आप लोगों के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उन पर। जस्ट ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता हो। और तीसरी चीज़ इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो उसने बताया कि 3 वीक्स में हमारे पास ब्लिस्टर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। बस ये 3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है हर्पीज़ में से। दूसरा हमारे पास पोलियो वायरस। पोलियो वायरस में कहता है कि अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रंस। पोलियो वायरस इज स्प्रेड बाय person to person contact with the phalgem and infected feces. कहते हैं कि injury by the mouth and nose, multiplication in the throat and intestine, absorption in the blood and lymph, incubation time 5 to 35 days, average 7 to 14 days. Sign and symptoms में कहते हैं paralysis, attack nerves, abortive polio, nerves in the muscles, limbs plus muscles for the breathing. Treatment में कहता है कि antibiotics for the urinary infections, then called urinary retention, moist fluid painkiller, physical therapy, braces, creative shoes and orthopedic surgery. प्रिवेंशन में कहते हैं कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, 90%। जस्ट आप लोगों ने यहाँ से ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो है वो पोलियो जो होता है मोस्टली ये यंग चिल्ड्रंस में जो है वो लाइक उनको अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, पोलियो वायरस। फर्दर आप लोगों ने यहाँ से जो है वो जहन में रखना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखा है जो कि 5 to 35 डेज़ है या 7 to 14 डेज़ है। जस्ट ये 2 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हर्पीज़ में 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक उसका ये कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन और उसका इंक्यूबेशन पीरियड। पोलियो में भी आपने जस्ट उसका इंट्रोडक्शन कि हमारे पास ये यंग चिल्ड्रंस में होता है और उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जस्ट ये 2 चीज़ें। तीसरी हमारे पास जो चीज़ है वो है लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ द कार्टन। अब ये कहता है कि बिगिनर वायरस काज कर होता है, ट्रीटमेंट बाय द Bemisia typici, symptoms appear within the 2 to 3 weeks for symptoms downward cropping of the young leaves, either upward downward curling the leaves, margins. जस्ट सिंपल आप लीफ कर्ल डिजीज़ में याद रखें कि इसको काज कौन कर रहा होता है। बिगिनो वायरस एक वायरस है जो कि लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ द कॉटन काज कर रहा होता है। कहते हैं कि ये ट्रांसमिट कैसे होती है वो आपको पता हो, और जस्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड। जस्ट 3 चीज़ें, ठीक है। इस पूरे लाइक इन तीनों डिजीज़ में से आप लोगों ने टोटल 3-3 2-2 चीज़ें याद रखनी है, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर हम लोग बात करते हैं। हमारे पास आ जाता है कुछ वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, प्रायोन एंड वायरॉइड्स। अब प्रायोन्स को पहले देख लेते हैं।
प्रायोन्स बेसिकली इट इज़ इन्फेक्शनस प्रोटीन होता है जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ काज करता है, कोडेड बाय द होस्ट जीन इन द ब्रेन्स, misfolded protein in the bone marrow cells and neurons. Scrapie कहते हैं कि the cellulose of the sheep growth factors spread by the like इसमें जस्ट आपको पता हो प्रायोन्स का कि ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ काज कर रहा होता है, और बाकी जो है वो इसमें एज सच ये लिखे हुए हैं CID GSS FFI, लेकिन ये MCQs में नहीं आ रहे होते, ठीक है। जैसे आपको पता हो कि ये इन्फेक्शनस प्रोटीन है जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ काज कर रहा होता है, ठीक है। एल्पर्स सिंड्रोम क्या है, समटाइम्स ये आ जाता है, इसमें हमारे पास जब हम लोग मोटर कंट्रोल को लॉस करते हैं इसी की वजह से, इस प्रायोन्स की वजह से, तो उसको हम लोग एल्पर्स डिजीज़ कहते हैं, समटाइम्स आ जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से डायमेंशिया होता है, पैरालिसिस, वेस्टिंग, डेथ। जस्ट आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास एल्पर्स डिजीज़, एल्पर्स सिंड्रोम हमारे पास जो है वो लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल को कह रहे होते हैं। उस पर कहते हैं ह्यूमन इन्फेक्टेड इन 2 ways, एक्वायर्ड इन्फेक्शन, डाइट, सर्जरी, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन एंड, बस इसमें कुछ नहीं है। जस्ट आप लोगों ने एल्पर्स का याद रखना है कि हमारे पास लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल को हम लोग एल्पर सिंड्रोम कहते हैं, और जो हमारे पास प्रायोन्स होता है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ काज कर रहा होता है, और ये एक इन्फेक्शनस प्रोटीन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ से एक MCQ आता है, वो देखते हैं, इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। वायराइड्स है, कहते हैं कि सिंपलर देन वायरसेस, स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंड RNA मॉलिक्यूल, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता, ये जो है वो प्लांट डिजीज़ काज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, कुकम्बर, पेल फ्रूट, सिट्रस एक्सोर्टस और कैडिंग, ठीक है। तो ये काज कर रहा होता है। जस्ट नीचे उसने मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, कहता है कि ह्यूमन डिजीज़ बाय वायराइड्स, तो ये हेपेटाइटिस D काज कर रहा होता है, हेपेटाइटिस D डेल्टा। अब जो नीचे PSTV1 फर्स्ट वायराइड, पोटैटो स्पिंडल टोबैको सर्कुलर, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये अब यहाँ से आप लोगों ने जस्ट क्या चीज़ें जहन में रखनी है। पहली बात, ये वायराइड्स में आप लोगों को सबसे पहले जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये हेपेटाइटिस D काज कर रहा होता है। हेपेटाइटिस D कौन काज कर रहा होता है, वायराइड काज कर रहा होता है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये स्मॉलर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारे पास HAV था वो भी सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरसेस था, HBV हमारे पास DNA वायरस था, HCV भी RNA वायरस था, तो उस तरह वायराइड्स भी हमारे पास ये RNA वायरसेस है, ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रोटीन कोड नहीं होता, ये नॉन इन्वॉल्व्ड वायरसेस होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इज़ नॉन इन्वॉल्व्ड वायरस, तो इस तरह से आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। बाकी प्लांट्स डिजीज़ काज कर रहे होते हैं, डिजीज़ को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को जो है वो ये PSTV का पता हो कि ये फर्स्ट वायराइड था, तब PSTV स्टैंड फॉर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर सर्कुलर RNA, ठीक है। जस्ट ये पता हो PSTV1 क्या है। अगर यहाँ से उसने मैक्सिमम MCQ अगर दिया भी ना, तो वो यही देगा कि हमारे पास उसको हेपेटाइटिस D कौन काज कर रहा होता है, ठीक है, या वायराइड्स कौन सा हेपेटाइटिस काज कर रहा होता है, मैक्सिमम ये देगा। अगर बहुत हुआ तो फिर वो आपसे पूछ लेगा कि हमारे पास ये जो वायराइड्स होते हैं ये इनका बताएं कि ये सर्कुलर क्या होते हैं, या सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल होते हैं। जस्ट ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिला होगा और क्विकली रिवाइज भी हो गया होगा। तो इसके अलावा फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर